नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में हमने देखा था कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था और उसका दमन क्यों हुआ और दमन के क्या-क्या कारण रहे। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शिक्षक वर्ग के जो लोग थे वे शामिल नहीं हुए थे। उसका क्या कारण था? कारण ये था कि वो जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, वे लोग ये समझते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रिटिशर्स आधुनिक चीज़ें जो हैं उनका विकास करेंगे, पश्चिमी शिक्षा है उसका विकास करेंगे, यहाँ पे जो प्रशासन की अभी जो कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे। लेकिन बाद में इन्हें यह अनुभव होता है, यह महसूस होता है कि जो 1857 के क्रांतिकारी लोग थे, वे इस मामले में सही थे कि ब्रिटिशर्स केवल और केवल अपने हित के एवज में ही काम करेंगे और किसी भी चीज़ को वो ध्यान में नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें धार्मिक लोग शामिल हुए थे। धार्मिक लोगों के शामिल होने का क्या वजह था? क्योंकि जो ईसाई मिशनरी थे, उनको यह छूट मिल गई थी कि वे भारत में प्रचार कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, उनको सपोर्ट भी किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो बहुत सारे जगहों पे जैसे अस्पताल, जेल, स्कूल, बाज़ारों में जाकर ये लोग धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते थे और कई जगह इन लोगों ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया भी था। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे जो धार्मिक लोग थे उनको ठेस पहुँची और वे लोग भी ब्रिटिश विरोधी हो गए। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, समाज में जो कुरीतियाँ थी, जैसे हो गया सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं मिली थी, पश्चिमी शिक्षा का जो विकास था, इन सब चीज़ों का की जो कुरीतियाँ थी, इनको भी ब्रिटिशर्स हटाने का प्रयास किए। हालांकि कोशिश किसने करवाया? भारतीय शिक्षक वर्ग के लोगों ने ही करवाया, शिक्षित जो वर्ग के लोग थे। लेकिन किया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया। तो जो समाज के रूढ़िवादी लोग थे, वे लोग भी इनसे चिढ़े हुए थे, वे लोग भी इनके विरोध में थे और उन लोगों ने भी क्रांति में सहयोग किया था या भाग लिया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून बनाया जाता है। उस कानून के हिसाब से भारत का जो प्रशासन है वो सीधे तौर पर ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में दे दिया जाता है। जब ब्रिटेन के सरकार के हाथों में भारत का प्रशासन चला जाता है तो ब्रिटेन से जिम्मेदारी दी जाती है एक कैबिनेट मंत्री को भारत प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री था, एक तो जब कैबिनेट मंत्री है यानी कि ब्रिटिश संसद का हिस्सा होगा, दूसरी चीज़ कि वो ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, तीसरी चीज़ कि उसको भारत मंत्री भी कहा जाता था और चौथी चीज़ उसको भारत सचिव भी कहा जाता था और पांचवी चीज़ उसके साथ एक काउंसिल भी उसको दिया गया, एक काउंसिल का भी गठन किया गया। ये 4-5 चीज़ें जो है वो बात आप याद रखेंगे। जो व्यक्ति था जिसको भारत के प्रशासन की जिम्मेवारी दी गई, ठीक है, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, उसको हम कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन का कह सकते हैं। भारत का सचिव भी उसी को कहा गया और भारत का मंत्री भी कहा गया। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चल के जब भी नाम लिया जाएगा भारत का मंत्री या फिर भारत का सचिव, तो आप एक ही व्यक्ति को समझेंगे, किसी और को नहीं समझेंगे। ठीक बात है। अब ये जो भारत का सचिव था वो कहाँ था? लंदन में ही बैठा होता था और वहीं से यहाँ पर नियंत्रण और निगरानी करता था। अब आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि जो गवर्नर जनरल होता था, अब उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और जो वायसराय था उसको ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि माना गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? और जो भारत में वायसराय था, वायसराय के साथ
एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, यानी कि कार्यकारी परिषद का। वायसराय के साथ एक कार्यकारी परिषद हो गया, ठीक बात है। ये वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद मिलकर स्थानीय प्रशासन चलाते थे, ठीक बात है, यहाँ की देखरेख करते थे। अब एक बात आप लोग और ध्यान देंगे कि ये जो कार्यकारी परिषद था, इसमें कई सारे विभाग के लोग शामिल होते थे जो कि एक्सपर्ट होते थे अपने अपने क्षेत्र के, ठीक बात है। तो फिर कभी भी कोई भी डिसीज़न लेना पड़ता था, किसी भी प्रश्न पर, कोई भी टॉपिक पर डिस्कस करना होता था, तो ये लोग एक्सपर्ट होते थे, डिस्कस करते थे और एडवाइस देते थे वायसराय को। अंतिम निर्णय कौन लेता था? वायसराय ही लेता था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक बात है। तो एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ पर ये कार्यकारी परिषद जो प्रशासन चला रहा था, उसमें कोई भी काम ये कर रहा था कार्यकारी परिषद, उसकी निगरानी भारत सचिव रखता था। यानी कि छोटे छोटे कोई घटनाएं हो गई, छोटे छोटे कार्य पर भारत सचिव की निगरानी रहती थी और लास्ट में वो सबसे पावरफुल होता था। अगर जो जिस चीज़ को उसने मना कर दिया भारत सचिव ने, उस चीज़ को फिर सबको मानना ही होता था। ये सारी चीज़ें थी। आगे हम लोग देखेंगे 1861 का लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, ठीक बात है। तो ये जो 1861 का लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है, अब आप लोग ध्यान से बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो वायसराय और इसकी कार्यकारी परिषद थी, इसी को ये अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव का मतलब कि विधान बनाने का, यानी कि ये लोग कानून बना सकते थे, ऐसा अधिकार दिया गया, ठीक बात है। और इनका नाम दिया गया, जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया, इसलिए इनका नाम दिया गया इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये नाम इन लोगों को दिया गया। और उसमें एक चीज़ और ऐड हुआ कि वायसराय को 6 से 12 सदस्यों को शामिल करने का अधिकार था। यानी कि वायसराय नामित कर सकता था किसी को उसमें कार्यकारी परिषद में, यानी कि इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल कर सकता था, ठीक बात है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि जो 6 से 12 सदस्य ये शामिल तो कर सकता था, उसमें से आधे सदस्य गैर अधिकारी होंगे, यानी कि वो कोई अधिकारी नहीं हो सकते। आधे सदस्य की बात की जा रही है। उसमें वायसराय चाहे तो भारतीयों को शामिल कर ले और चाहे तो अंग्रेज को शामिल कर ले, वो उसकी मर्जी होती थी, ठीक बात है। और जिस भी किसी प्रश्न पर ये लोग डिस्कस करते थे, कोई भी कानून बनाते थे, वो कानून तभी कानून बनता था जब उस पर वायसराय का सिग्नेचर हो जाता था। यानी कि अगर जो वायसराय चाहे तो जो काउंसिल थी उसके सलाह को ठुकरा सकती थी, उसके कानून को रद्द कर सकती थी। और तो और जब यहाँ पे जो वायसराय की काउंसिल थी वो कोई कानून बनाए और उसमें वायसराय भी सहमत हो, उसके बावजूद भी अगर जो भारत के जो सचिव हैं उनको मंजूर ना होता, किसी कानून कोई बनाया गया और वो कानून भारत सचिव को मंजूर नहीं होता, तो वो उस कानून को रद्द कर सकते थे। इतना अधिकार भारत सचिव को था। अर्थात लास्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? भारत सचिव था। और एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ज़रूर नाम दिया गया, कानून बनाने का अधिकार ज़रूर दिया गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं मतलब था? क्योंकि ये लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। अपनी मर्ज़ी से कोई भी कानून बना के उसको लागू नहीं करवा सकते थे। अगर जो भारत सचिव चाहे तो उसको हटा सकता था। ये चीज़ें थी। तो एक तरह से इसको संसद की तरह तो बनाया गया कि ये कार्य कर सके, लेकिन वो नाम मात्र था, केवल दिखावे के लिए था, ठीक बात है। और तो और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको बजट पर यानी कि वित्त के मामले में कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, और प्रशासन के मामले में भी कुछ करने का अधिकार नहीं था। मोटे तौर पर कोई ही अधिकार नहीं था। कोई नियम कानून बनता तो उस पर भारत के सचिव की निगरानी होती ही होती थी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो नाम है, कोई नाम अगर जो लिया जा रहा है तो उसको
आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो आपके दिमाग में रहे, आप कंफ्यूज ना हो। स्थानीय प्रशासन आपको तो पता है, वायसराय और उसके परिषद को दिया गया। निगरानी कौन करता था? भारत सचिव। टोटली निगरानी भारत सचिव करता था, उसी की हर एक बात मानी जाती थी। यहाँ पर ये लोग कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे। अगर जो कुछ करते भी थे तो उसको तुरंत रद्द करने का अधिकार भारत सचिव के पास था। छोटी छोटी घटनाओं पर भी निगरानी भारत सचिव का रहता था। ठीक बात है। और तो और एक बात और आप लोग याद रखेंगे, जो वायसराय था इसको 6 से 12 सदस्य को शामिल करने का तो अधिकार था, लेकिन इसका भी मतदान नहीं होता था। ये कौन सेलेक्ट करता था? वायसराय ही सिलेक्ट करता था। तो जाहिर सी बात है, वायसराय उसी व्यक्ति को सिलेक्ट करेगा जो उसके हित का होगा। यानी कि बड़े बड़े ज़मींदारों को, बड़े बड़े जो व्यापारी होंगे उनको, बड़े बड़े जो अधिकारी रिटायर हो चुके होंगे उनको शामिल कर सकता था। जो शासक होते थे उनके यहाँ के मंत्री वगैरह को शामिल कर सकता था, वो उसकी मर्जी होती थी। ऐसे व्यक्ति को वो कदापि नहीं शामिल करना चाहता था जो अच्छे खासे शिक्षित हो, शिक्षित के साथ साथ वो भारतीय हित के बारे में सोच रहा हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वो कदापि शामिल नहीं करना चाहते थे। चलिए अब आप लोग आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे भारत सरकार को बेहतर बनाने का अधिनियम। भारत सरकार को बेहतर बनाने का अधिनियम। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ब्रिटेन में भारतीय प्रशासन के संबंध में, ब्रिटेन में भारतीय प्रशासन के संबंध में कंपनी के डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भूमिका समाप्त कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भूमिका समाप्त कर दी गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, ब्रिटेन में ही भारत सचिव नामक, ब्रिटेन में ही भारत सचिव नामक एक नए पद का गठन, एक नए पद का गठन, कॉमा, यह कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था, यह कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे इसे भारत मंत्री भी कहते थे, इसे भारत मंत्री भी कहते थे। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ब्रिटेन में ही भारत सचिव को सलाह देने के लिए, ब्रिटेन में ही भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, भारत परिषद का गठन। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, ब्रैकेट में लिखेंगे क्राउन का प्रतिनिधि, ब्रैकेट बंद, भी कहा जाने लगा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा, ब्रैकेट में लिखेंगे भारतीय प्रशासन व साम्राज्य के संबंध में, ब्रैकेट बंद। अब इसमें लिखेंगे आप लोग पहला पॉइंट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार होगा, भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार होगा। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, वायसराय परिषद में एक और अस्थाई सदस्य शामिल किया गया, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारत में विभागीय प्रणाली
भारत में विभागीय प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत, या कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 होगी, अधिकतम 12 होगी। इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य होंगे, इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसी में आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, गैर सरकारी सदस्य के अंतर्गत ही, गैर सरकारी सदस्य के अंतर्गत ही भारतीय सदस्य को भी पहली बार शामिल किया गया, पहली बार शामिल किया गया। अब आप लोग इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, वायसराय परिषद तथा अतिरिक्त सदस्यों को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। इसी में अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, प्रांतों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। एक बात और है, आप लोग इस चीज़ को याद करते चलेंगे, और बुक लेसन 6 है जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है। देन चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें बताया गया है 1858 की जो प्रशासनिक नीति है, 57 के बाद जो भी चेंजिंग हुई उसके बारे में। ये दोनों चैप्टर आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। लेक्चर के साथ आप लोग बुक भी रीड करेंगे, पढ़ते चलेंगे, और जो नोट्स है उसको आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक बात है। और जो भी क्वेश्चन मिलता है उसका आंसर राइटिंग आप लोग करते चलिए, ठीक बात है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए, 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, ठीक बात है। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप बता देंगे, फिर से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगला क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग निरंतर अपना कार्य नियमित रूप से करते चलिए, ठीक बात है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।